बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन EMT रेस्क्यू 1122 का पेपर डिस्कस करेंगे। EMT का ये पेपर 25 मई 2025 को CTS सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस ने मुनक्किद किया है। इस पेपर के तमाम सवालात वन बाय वन हम पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा पेपर को डिस्कस करने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी पेपर आया साइकोमेट्रिक का वो तमाम का तमाम हमारे नोट्स में शामिल था। सिर्फ एक पिक्टोग्राफी है, एक पिक्चर है जो हमारे नोट्स में शामिल नहीं थी। इसके अलावा जितना भी पेपर है साइकोमेट्रिक का वो तमाम का तमाम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नोट्स में से आया है। जो कंसेप्ट हमने आपको बताए थे उसी के अकॉर्डिंग सारे के सारा पेपर था। और जो मेडिकल है, मेडिकल का पोर्शन भी हमारा इसमें काफ़ी अडॉप्ट हुआ है। फर्दर इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी नोट्स या गाइड्स हम फ्यूचर में तैयार करें रेस्क्यू 1122 के लिए, उसमें तमाम ऐसी इंफॉर्मेशन शामिल करने की कोशिश करें जो पेपर में पास होने का सबब बन सके। चलते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स यहाँ पर नोट कर लें, पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो सिर्फ इतना था। ये क्वेश्चन पेपर में आया था यहाँ पर, और ये जो शॉर्ट डिटेल है ये पेपर का हिस्सा नहीं थी, ये हम आपको आपकी मालूमात में इजाफा के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। ये शॉर्ट डिटेल ऐसी शॉर्ट डिटेल है जो हर पेपर में लगती है। हमारे जितने भी नोट्स हैं उन तमाम में ये शॉर्ट डिटेल हम प्रोवाइड करते हैं। इस शॉर्ट डिटेल का मकसद ये होता है कि पेपर में फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो आने वाले में ये रिपीट हो सकता है, ये रिपीट हो सकता है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है ये क्रॉस क्वेश्चनिंग में जो एग्जामिनर है वो पूछ सकता है। यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूँगा, जिन कैंडिडेट्स का रिटन टेस्ट पास हो वो अपना पेपर लाजमी एक दफ़ा दोबारा से तैयार करके जाएं, क्योंकि अक्सर औकात जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू ऑलमोस्ट 80% आपके रिटन पेपर पर डिपेंड कर सकता है। जो इंटरव्यू लेने वाला है वो आपके पेपर में से ही आपसे क्वेश्चनिंग कर सकता है कि आया कि इसने जो पेपर सॉल्व किया था इसे कुछ पता भी था या इसने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया। इसलिए जो कैंडिडेट्स इस पेपर को रिटन को पास कर जाएं वो इंटरव्यू में जाने से पहले इन तमाम क्वेश्चंस के सही आंसर्स और इससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो हमने शॉर्ट डिटेल में दी है इसको लाजमी तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 1, डायबिटीज इज कॉज्ड ड्यू टू प्रॉब्लम इन पैंक्रियाज। डायबिटीज ये पैंक्रियाज में खराबी की वजह से लाहक होने वाली बीमारी है। व्यूवर्स यहाँ पर नोट करें, कई पेपर्स में आपको यहाँ पर पैंक्रियाज के हवाले से ऑप्शन मिलेगा और कई जगह पर यहाँ पर आपको डिफरेंट सेंटेंसेस के साथ अल्फाजों को घुमा फिरा कर आपको यहाँ पर इंसुलिन का ऑप्शन दिया जाएगा। ये डिफरेंट पेपर्स में इस तरह से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और कई बार ये रिपीटेड है। व्यूवर्स यहाँ पर नोट कर लें, डायबिटीज़ जो है ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसुलिन की वजह से लाहक होती है और इसमें पैंक्रियाज जो है सही तरीके से काम नहीं करता। मेन जो फंक्शन है यहाँ पर पैंक्रियाज का है, पैंक्रियाज को हमने यहाँ पर टिक कर दिया है। फ्यूचर में यहाँ पर अगर इंसुलिन हो तो आपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंसुलिन या पैंक्रियाज में से किसी एक को चूज करना है। कई पेपर्स में डायबिटीज की टाइप्स पूछी गई हैं। डायबिटीज की 3 टाइप्स हैं, जिसे टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 3 को गैस्टेशनल डायबिटीज कहा जाता है। वीवर ये जो टाइप 2 है ये एक कॉमन टाइप है, मोस्टली लोगों में ये टाइप पाई जाती है, जबकि जो टाइप 3 है ये अमूमन जो है प्रेगनेंसी के दौरान, जिसे गैस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है, ये प्रेगनेंसी के दौरान लाहक होती है या डायग्नोस होती है। व्यूअर्स ये तमाम पॉइंट्स ऐसे हैं, आज के इस पेपर में अगर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है ऊपर वाला तो आने वाले पेपर्स में इनमें से कोई भी पॉइंट रिपीट हो सकता है। ये शॉर्ट डिटेल हम आपको तमाम सवालात के साथ प्रोवाइड करेंगे, इसलिए इस शॉर्ट डिटेल की वजह से हमारी वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन हौसले से तसल्ली से ये वीडियो देखें। ये पेपर आपके आने वाले वक्त में आज से 20 साल के बाद भी आपके काम आएगा और इस पेपर में हम आपको इतनी नॉलेज, इतना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे कि ये आपने अपने एकेडमिक लाइफ में गेन नहीं किया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC connects Gwadar to with Chinese city।
सी पैक ये एक प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है, जिसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है। ये चाइना का एक शहर है जिसका नाम है काशगर। काशगर से शुरू होता है और पाकिस्तान का जो सिटी है ग्वादर, ग्वादर के साथ ग्वादर बंदरगाह के साथ जाकर ये जा मिलता है। सी पैक स्टैंड्स फॉर, कई पेपर्स में रिपीट हुआ है, सी पैक स्टैंड्स फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। कई पेपर्स में सी पैक का दूसरा नाम पूछा गया है। सी पैक को OBOR भी कहते हैं। OBOR स्टैंड्स फॉर वन बेल्ट वन रोड। वीवर्स, ये जो पहली मीटिंग थी सी पैक के हवाले से, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में 22 मई 2013 को मुनक्किद हुई थी। इस मीटिंग में सी पैक के बारे में डिस्कस किया गया, इसका जो भी लाया है अमल है उसको बनाने के बारे में डिस्कस किया गया, इसके प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया गया। लेकिन ऑफिशियली जो है सी पैक पर जो इम्प्लीमेंट किया गया वो 20 अप्रैल 2015 को किया गया। वीवर्स, उस वक्त जब इसे बनाने के बारे में बातचीत हुई, प्लानिंग हुई 2013 में या 2015 में, उस वक्त जो इसकी लागत, इसका तखमीना लगाया गया था वो ऑलमोस्ट 46 बिलियन US डॉलर था। लेकिन इस वक्त जो इसका करंट एस्टिमेटेड वैल्यू है, इसका जो तखमीना है वो 65 बिलियन US डॉलर तक पहुंच चुका है। सी पैक की कुल लंबाई 3000 किलोमीटर है। वीवर्स, कई पेपर्स में सी पैक के जोन्स पूछे गए हैं। सी पैक में 9 इकोनॉमिक जोन शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पाकिस्तान बिकेम अ न्यूक्लियर पावर इन विच ईयर? पाकिस्तान 1998 में एटमी ताकत बनकर उभरा। पाकिस्तान 28 मई 1998 को एटमी ताकत बना। वीवर्स, ये जो 28 मई है, 28 मई को योम तकबीर भी कहा जाता है। योम तकबीर इसे कहते हैं। 28 मई को हर साल हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और ये मौजूद है और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये मौजूद रहेगा। वीवर्स, ये जो 28 मई 1998 को एटमी धमाके किए गए थे, ये बलूचिस्तान के ज़िला चागी में एक जगह है जिसका नाम है रस्को हिल्स। ये रस्को की जो पहाड़ियां हैं वहां पर ये एटमी धमाके किए गए और ये धमाके 28 मई 1998 को शाम 3:15 पर किए गए। और ये जो मुकम्मल ऑपरेशन था, इस मुकम्मल ऑपरेशन में 5 न्यूक्लियर डिवाइसेस को टेस्ट किया गया और इस ऑपरेशन को चागी 1 का नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4, विच एनिमल हैज़ द बिगेस्ट आईज ऑफ एनी लिविंग क्रिएचर? वीवर, ये जो क्वेश्चन है इसमें काफ़ी सारा उबहाम है। यहाँ पर एलिफेंट, लंग्स, ऑल को दिया गया है, लेकिन यहाँ पर अगर आप फिजिक वाइज देखें, एलिफेंट का जिस्म देखें और उसकी आंखें देखें, आप घोड़ा देखें और उसकी आंखें देखें, उसकी जिसामत और आंखों को कंपेयर करेंगे तो उल्लू जो है इनमें ऐसा क्रिएचर है, लिविंग क्रिएचर है जिसकी आंखें सबसे बड़ी हैं उसकी जिसामत के हवाले से। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक मज़ीद क्वेश्चन ऐड करूँगा, कई पेपर्स में रिपीट हुआ है। ये देखें, आपके सामने फ़ोटो भी दी गई है। वीवर, ये जो फ़ोटो है ये जायंट स्क्विड की है। जायंट स्क्विड जो है ये सबसे बड़ी आँख रखने वाला एक जानवर है। इसकी आँख जो है एक इंसानी सर जितनी या एक तरबूज जितनी या एक जो बड़ी प्लेट होती है उस जितनी हो सकती है। इसकी एवरेज आंख जो है वो 10 इंच तक मापी गई है। इससे बड़ी भी होती है, इससे छोटी भी होती है, लेकिन 10 इंच आप एक इमेजिन कर सकते हैं। ये पानी में भी रहता है, ये जानवर खुश्की पर भी पाया जाता है, लेकिन अमूमन ज़्यादातर ये जो स्पेशीज़ है ये पानी में पाई जाती है। और दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी जो आँख है वो इस जानवर की है जिसे जायंट स्क्विड कहा जाता है। वीवर्स, अगर आप साइज़ वाइज देखें तो इनमें जो हमारे पास एलिफेंट है, एलिफेंट की आंख का साइज 1.5 इंच तक एवरेज होता है। उसके बाद आप आ जाएं उल्लू, उल्लू की आंख 3 सेंटीमीटर होती है जो उसकी जिसामत से काफ़ी बड़ी है। और जो घोड़ा है इसकी आंख का साइज एवरेज जो है वो 2 इंच तक होता है। ये इनकी आंखों के साइज हैं। अगर आप जिसामत के हवाले से यहाँ पर क्वेश्चन को टिक करेंगे तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब बनता है। और आई थिंक जिन लोगों ने ऑप्शन सी पर टिक किया है उसका आंसर जो है वो ठीक होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में काफ़ी उबहाम है। यहाँ पर जो एग्जामिनर था, पेपर सेटर था, उसको जायंट स्क्विड का ऑप्शन भी देना चाहिए था। ये ऑप्शन होता तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन था कैंडिडेट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 5,
ए फिंगर इज कॉल्ड टो, टो इज कॉल्ड फुट, foot is called thumb, thumb is called ankle, ankle is called palm, and palm is called knee. Which one finger has a different name? व्यूअर्स यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर उंगली को टो कहा जाए, फिंगर को टो कहा जाए, टो को फुट कहा जाए, फुट को थंब कहा जाए, थंब को एंकल कहा जाए, एंकल को पाम कहा जाए और पाम को नी कहा जाए, तो ये बताएं वो कौन सी फिंगर है जिसका नाम मुख्तलिफ होगा। व्यूअर सबसे पहले तो आप जहन में रखें हमारे हाथ में जो फिंगर्स हैं इनकी तादाद आपको पता होनी चाहिए। हमारे हाथ में 4 फिंगर्स हैं, ठीक है जी। पहली फिंगर जो है 4 फिंगर है, दूसरी मिडल या लॉन्ग फिंगर है, तीसरी रिंग फिंगर है और चौथी जो है वो लिटिल फिंगर है। लेकिन जो 5वां है हमारे पास वो थंब है। इसका मतलब है जो थंब है उसका नाम दूसरी फिंगर से डिफरेंट है। हमारे जो हाथ में हथेली में 4 उंगलियां हैं और एक थंब है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या कहा गया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि थंब जो है उसे हम एंकल कहते हैं, ठीक है। इट मीन्स के जहाँ पे थंब है, थंब का जो नाम है वो एंकल होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, समझने में, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह फौरी तौर पर आपके कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाएगा। व्यूअर्स मजीद आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बड़ी मेहनत से हम ये वीडियो तैयार करते हैं, कम अज़ कम 6 से 7 घंटे इस एक वीडियो लेक्चर को 20-22 MCQs को सॉल्व करने में लगते हैं। इसलिए आपकी हौसला अफजाई हमारी टीम के लिए बहुत ज़रूरी है। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें, उनका फ़ायदा हो सके, वो हमारे इस फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठा सकें। इसके साथ साथ नोट कर लें इस वक्त हमने ई टेस्ट अकेडमी ने EMT गाइड को मज़ीद अप टू डेट कर दिया है। आप जानते हैं जिन कैंडिडेट्स ने पहले नोट्स मंगवाए थे उनके पास 5th एडिशन गाइड थी। इस वक्त जो गाइड हम तैयार कर रहे हैं वो 6th एडिशन गाइड है। ये जो 6ठा एडिशन है ये मोस्ट लेटेस्ट है और अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और ये गाइड, ये नोट्स बजरिया डाक घर बैठे मंगवाएं। ई टेस्ट अकेडमी सिर्फ और सिर्फ हार्ड कॉपी में बजरिया पोस्ट ही नोट्स प्रोवाइड करती है। व्हाट्सएप पर या PDF में किसी किस्म का डाटा हम प्रोवाइड नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 6, पिक वन विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। व्यूअर्स यहाँ पर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड समझना है। इस तरह का क्वेश्चन जो है हर दफ़ा पेपर में रिपीट होता है और आगे भी रिपीट होगा। इसमें आपने ये देखना है कि ये देखें हमने क्या किया, सबसे पहले इन तीनों नंबर्स को हमने लिख लिया। लिखने के बाद फिर हमने सोचा कि इसे सॉल्व कैसे करें। सॉल्व करने के लिए हमने डिफरेंट एंगल से इसको रफ पेज पे सॉल्व किया, लेकिन एट द एंड हम इस नतीजा पर पहुंचे कि इनमें जो एक नंबर है 372 ये बकिया तीनों नंबर से डिफरेंट है। किस तरह से, आ जाएं। पहले आपने पहले डिजिट में से दूसरे को माइनस करना है, फिर दूसरे में से तीसरे को माइनस करना है। जो फ़र्क आएगा वो आपने लिखते रहना है। पहले 9 में से 7 को माइनस किया, हमारे पास 2 आ गया। उसके बाद फिर 7 में से 6 को माइनस किया, हमारे पास 1 आ गया। इट मीन्स कि हमारे पास 21 आ गया। ये सिर्फ समझने के लिए है। और ये जो इस तरह के एनालिटिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं इसका कोई ख़ास तरीकाकार नहीं होता, लाजमी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं उसी तरह से आपने सॉल्व करना है। आप इसे किसी और एंगल से सोचकर हमसे बेहतर तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको समझाएं, सबसे आसान तरीका हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि वो कैंडिडेट्स जो ज़्यादा नहीं जानते एनालिटिकल रीजनिंग को वो भी आसानी से इसे समझ सके। इसी तरह हम दूसरा जो नंबर है 3 में से 1 को माइनस करेंगे, 2 आ गया। 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो फिर 1 आ गया। हमारे पास 21 यहाँ पर आ गया। इट मीन्स कि ये दोनों सेम है, ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं 372 में हम 3 में से 7 को माइनस करेंगे, 4 आ जाएगा, -4। 7 में से 2 को माइनस करेंगे, 5 आ जाएगा। हमारे पास -45 यहाँ पर इसका जो है ना आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा डिफरेंट है। फर्दर हम देखते हैं कि 4th जो है उसमें क्या है। 4th में भी हम इसी तरह जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा। इट मीन्स कि ये तीनों जो हैं ये ठीक है,
ये जो 372 है ये नंबर बाकी नंबर से डिफरेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर ऑप्शन सी को टिक किया। क्वेश्चन नंबर 7, पॉइंट आउट द लास्ट लेटर ऑफ द करेक्ट वर्ड फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग जम्बल्ड स्पेलिंग। व्यूअर्स यहाँ पर सबसे पहले जो जम्बल्ड वर्ड है, जम्बल्ड स्पेलिंग है, इसका आपको पता होना चाहिए। जम्बल्ड स्पेलिंग या जम्बल्ड वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे स्पेलिंग होते हैं जो अरेंज नहीं होते, जो बेतरतीब होते हैं, उनसे कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा होता। हालांकि वो एक मीनिंगफुल वर्ड होता है, लेकिन उसमें लेटर्स को, अल्फ़ाबेट्स को आगे पीछे किया जाता है। ये देखें जिस तरह से ये है, यहाँ पर ये कहा गया है कि इसको सबसे पहले आप अरेंज करें। अरेंज करने के बाद जो इसका लास्ट डिजिट आएगा, लास्ट अल्फ़ाबेट आएगा, वो बताएं कौन सा होगा। जब हम इसे अरेंज करेंगे तो ये IGLR ये बन जाएगा गर्ल। गर्ल का मतलब है लड़की। इसका जो आखिरी अल्फ़ाबेट है वो L होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। इसे अरेंज करेंगे तो ये गर्ल बनेगा और गर्ल का जो आखिरी अल्फ़ाबेट है वो L है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज पाकिस्तान लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट आइटम है वो टेक्सटाइल है। पाकिस्तान जितनी भी एक्सपोर्ट करता है उसका 60% जो है वो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की आइटम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट पाकिस्तान GDP। पाकिस्तान की जो GDP है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो सर्विसेज की है। सबसे पहले आपको GDP का पता हो, कई पेपर्स में GDP का स्टैंड फॉर पूछा गया है। GDP स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वीवर्स, पाकिस्तान का ऑलमोस्ट जो 50% GDP है वो सर्विसेज सेक्टर से हासिल होता है। अगर आप एग्रीकल्चर को देखें या फिर आप इंडस्ट्री को देखें तो इसमें एग्रीकल्चर तकरीबन 23% ऑलमोस्ट इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है, और जो इंडस्ट्री है वो तकरीबन 20% जो है वो पाकिस्तान की GDP में अपना रोल अदा कर रही है। क्वेश्चन नंबर 10, द कलर कॉम्बिनेशन ऑफ द UN फ्लैग इज। UN का जो फ्लैग है उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है, कलर स्कीम है, वो ब्लू एंड वाइट है। आपके सामने हमने आपको समझाने के लिए UN का झंडा लगाया है, इसको देख लें। पेपर में ये झंडा नहीं था, ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए लगाया गया है। नोट कर लें, ये जो यूनाइटेड नेशंस का झंडा है ये 20 अक्टूबर 1947 को अडॉप्ट किया गया, मुंतखब किया गया। कई पेपर्स में UN स्टैंड्स फॉर पूछा गया है, कई पेपर्स में यूनाइटेड नेशंस को कायम करने की डेट पूछी गई है। नोट कर लें, UN स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस, और यूनाइटेड नेशंस को 24 अक्टूबर 1945 को कायम किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। ज़मीन पर सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बैक्टीरिया हैं। ये पानी में भी हैं, खुश्की में भी हैं, आपको इंसानों के जिस्म के अंदर भी मिलेंगे। ये सबसे ज़्यादा जो है कॉमन ऑर्गेनिज्म है जिन्हें बैक्टीरिया कहा जाता है। व्यूअर्स, अगर आप वक्त की कमी की वजह से ई-टेस्ट अकेडमी से नोट्स नहीं मंगवा सके तो आप हमारी वेबसाइट www.etest.com.pk से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं। आपके सामने प्रोसीजर लिखा हुआ है, इसको फॉलो करें और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी आप हमारी ई-टेस्ट वेबसाइट से, ई-टेस्ट मोबाइल ऐप से कर सकते हैं। इसके अलावा आप ई-टेस्ट अकेडमी के सोशल प्लेटफॉर्म्स को लाइक और फॉलो कर लें, इन पर हम डेली बेस पे डाटा अपलोड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग रेन ऑफ। नादिर शाह ने इंडिया पर हमला किया मोहम्मद शाह के दौरे हुकूमत में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, ये जो नादिर शाह था ये पर्शिया से आया था और इसने एक मुगल हुक्मरान था जिसका नाम था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के दौर में 1739 में इंडिया पर हमला किया। वीवर्स, ये जो मोहम्मद शाह था इसका नाम चंद पेपर्स में रिपीट हुआ है। ये इसका नाम जो है वो असल नाम रोशन अख्तर था। इसका जो एटीट्यूड था, इसका जो बिहेव था लोगों के साथ, उसके अकॉर्डिंग इसको रंगीला का खिताब दिया गया, रंगीला का लक़ब दिया गया। मोहम्मद शाह को, ये जो मुगल बादशाह था, इसको रंगीला भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी रिवर्स आर देयर इन कुवैत। कुवैत में कोई भी दरिया नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। कुवैत का जो ज़्यादातर इलाका है, ज़्यादा रकबा है, वहाँ पर डेजर्ट है, सहरा है। कुवैत जो है ये वेस्ट एशिया में
मौजूद है, वाक़या है। कुवैत की जो बॉर्डर्स हैं वो इराक के साथ, ईरान के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ एन ईएमटी? ईएमटी का जो प्राइमरी रोल है वो पेशेंट को स्टेबलाइज करना है और उसको स्टेबलाइज करने के बाद हॉस्पिटल पहुंचाना है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। व्यूअर्स नोट कर लें, आप में से बहुत से लोग नहीं जानते कि ईएमटी का क्या रोल है। आप लोग यही समझते होंगे कि ईएमटी एक डॉक्टर है। ईएमटी डॉक्टर नहीं है, ईएमटी एक पैरामेडिकल स्टाफ है। आप लोगों का काम रेस्क्यू में अपॉइंट होने के बाद सिर्फ यही होगा कि आपने पेशेंट को महफूज तरीके से हॉस्पिटल पहुंचाना है। सबसे पहले आपने अपने आप को सेफ रखना है, उसके बाद आपने पेशेंट को स्टेबल करना है, स्टेबल करते हुए पेशेंट को आपने हॉस्पिटल पहुंचा देना है। चंद एक मेडिसिन हैं, आप उन्हें पेन किलर लगा सकते हैं, ठीक है, या 2-4 मेडिसिन है जो वहाँ पर बताई गई हैं महकमे की तरफ से, वही सिर्फ आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप किसी किस्म की मेडिकेशन आप नहीं कर सकते पेशेंट की, ना ही आप उसका कोई ऑपरेट कर सकते हैं। आपका काम सिर्फ पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाना है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप एन ईएमटी शुड टेक व्हेन अराइविंग एट एन इमरजेंसी सीन? जब कोई भी ईएमटी किसी इमरजेंसी सीन पर पहुंचता है तो वो सबसे पहले ये देखता है कि सीन सिक्योर है कि नहीं। जैसे ही आप कहीं पर पहुंचेंगे, आप सबसे पहले वहां पर ये देखेंगे, आप सीन को सिक्योर करेंगे, आप दाएं बाएं देखेंगे, ऊपर नीचे देखेंगे, कहीं पर कोई मसला तो नहीं है। ये ना हो कि आपने जहां पर गाड़ी पार्क करवाई है वहां पर ऐसी जगह हो कि आपकी गाड़ी को या आपको नुकसान पहुंचे, ऐसी जगह हो कि कहीं पर पहाड़ियाँ ऊपर से कोई लैंड स्लाइडिंग हो जाए, या ऐसी जगह हो कि दाएं बाएं से कोई ट्रैफिक का हादसा पेश आ जाए। इसलिए जब भी आपने किसी सीन पर पहुंचना है तो ईएमटी सबसे पहले सीन को सिक्योर करेगा। सीन को सिक्योर करने के बाद तमाम मामला जो हैं वो उसके बाद के हैं कि आपने पेशेंट को कैसे स्टेबलाइज करना है, कैसे शिफ्ट करना है, कैसे आपने उसे हॉस्पिटल पहुंचाना है। सबसे पहला जो रोल है ईएमटी का किसी भी सीन पर पहुंचने पर, वो सीन को सिक्योर करना है। व्यूअर्स यहाँ पर बार बार रिपीट करने का मकसद ये होता है कि ये जो वर्डिंग मैं आपके साथ यूज़ करता हूँ, ये वर्डिंग आपको इंटरव्यू में काम देगी। ये जितनी भी वर्डिंग है ये तमाम की तमाम टेक्निकल वर्डिंग है। रेस्क्यू 1122 में सिलेक्ट होने के बाद आपको ये तमाम बातें मेरी याद आएंगी, कि ये तमाम अल्फाज आपको याद आएंगे, कि ये तमाम अल्फाज आप ई टेस्ट अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर सुन चुके हैं। जो भी कैंडिडेट कामयाब होते हैं, अगर वो इंटरव्यू में टेक्निकल वर्डिंग का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच डिवाइस इज यूज्ड बाय ईएमटीज टू मेजर ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती है उसको स्टेथोस्कोप एंड स्फिग्मोमेमोमीटर कहते हैं। वीवर्स ये एक डिवाइस है, आपने अक्सर देखी होगी डॉक्टर्स के पास, ये बाजू पर लगाई जाती है बीपी चेक करने के लिए, ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए। इसे स्फिग्मोमेमोमीटर या फिर इसे ब्लड प्रेशर मॉनिटर या फिर इसे ब्लड प्रेशर गेज कहा जाता है। ये तीनों चारों जो हैं ये एक ही डिवाइस के मुख्तलिफ नाम है। स्फिग्मोमेमोमीटर जो है ये 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। इसके पार्ट्स जो हैं वो कई इंटरव्यूज़ में रिपीट हुए हैं, पेपर्स में भी रिपीट हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है जिस स्फिग्मोमेमोमीटर जो है उसके पार्ट्स बताएं। वीवर्स स्फिग्मोमेमोमीटर जो है, मैनोमीटर जो है, इसमें एक कफ होता है और उसके बाद एक मैनोमीटर होता है, उसके बाद एक मैकेनिज्म फॉर इन्फ्लेशन है वो इसमें होता है। ये इसके 3 पार्ट्स हैं। स्फिग्मोमेमोमीटर जो है इसकी इन्वेंशन के बारे में कई पेपर्स में, कई इंटरव्यूज़ में कैंडिडेट को कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया है। बड़ा ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, नोट कर लें। स्फिग्मोमेमोमीटर जो है ये सैमुअल सीज फील्ड ने 1881 में ईजाद किया। वीवर्स पेपर में यहाँ पर देखिए स्फिग्मोमेमोमीटर के बारे में पूछ लिया गया है, और ज़रूरी नहीं है कि आगे वाले पेपर में भी यही रिपीट हो। आगे वाले पेपर में ऑक्सीमीटर का पूछा जा सकता है, ग्लूकोमीटर का पूछा जा सकता है। आने वाले पेपर्स में स्फिग्मोमेमोमीटर के पार्ट्स पूछे जा सकते हैं, उसकी इन्वेंशन की डेट पूछी जा सकती है, किसने इसे ईजाद किया ये पूछा जा सकता है। इसलिए इन तमाम पॉइंट्स को नोट कर लें अपने पास, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं।
अगर आपने ई टेस्ट अकेडमी से 6th एडिशन नोट्स मंगवा लिए हैं तो फिर नोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे नोट्स में ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। क्योंकि जितने भी नोट्स हैं हमारे हैं उन तमाम में ये तमाम इन्फॉर्मेशन हम ऐड कर देते हैं और डेली बेस पे, वीकली बेस पे, मंथली बेस पे इस इन्फॉर्मेशन को हम अपडेट भी करते रहते हैं। वीवर ऑक्सीमीटर जो है ये सैचुरेशन इन ब्लड को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है और ग्लूकोमीटर जो है ये ब्लड में शुगर लेवल चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ अ स्ट्रोक। यहाँ पर स्ट्रोक का जो साइन है वो सडन सवेयर हेडिक है। सडन सवेयर हेडिक जो है ये साइन ऑफ स्ट्रोक हो सकता है। वीवर्स ये जो सडन सवेयर है सडन सवेयर हेडिक है, ये हेमरेज का साइन है। हेमरेज हो सकता है और हेमरेज जो है ये वजह बनता है ब्लीडिंग की वजह से। अगर ब्लीडिंग होती है तो उसकी वजह से हेमरेज हो सकता है। आने वाले पेपर्स में आप हेमरेज जो है इसकी टाइप्स भी याद कीजिएगा, हमारे नोट्स में ऑलरेडी ऐड है, क्योंकि ये जो टाइप्स हैं ये भी बार बार पेपर्स में रिपीट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन शुड एन ईएमटी अप्लाई अ टॉर्निकेट। एक ईएमटी जो है वो टॉर्निकेट सिर्फ उस सूरत में इस्तेमाल करेगा जब ब्लीडिंग जो है वो ना रुक रही हो। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा होगी तो पेशेंट की जान जा सकती है, तो एज अ लास्ट इंस्ट्रूमेंट टॉर्निकेट को यूज़ किया जाएगा। अदरवाइज डिफरेंट फार्मूलाज है, राइस है, इस तरह से और भी फार्मूले हैं, उन फार्मूला को अप्लाई करते हुए आप ब्लीडिंग का अमल रोक सकते हैं। लेकिन टॉर्निकेट जो है ये कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से टॉर्निकेट का इस्तेमाल जो है उसको रोका जाता है। लेकिन रेस्क्यू में इसका इस्तेमाल सिर्फ हम तभी करेंगे जब किसी पेशेंट की जान बचाना जरूरी होगी, ब्लीडिंग ना रुक रही हो, तो एट दी एंड आखिरी हल हमारे पास टॉर्निकेट होगा। वैसे तो टॉर्निकेट आप देखते हैं इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन वो टेम्परेरी सा होता है, उसे फौरी तौर पे हम खोल देते हैं, क्योंकि टॉर्निकेट का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो किसी भी अज़ा को ज़ाया करने का सबब भी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द रिकवरी पोजीशन। रिकवरी पोजीशन जो है इसका मकसद क्या है। वीवर्स ये जो क्वेश्चन है इसमें काफ़ी ज़्यादा उबहाम है। वैसे तो जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आना चाहिए था वो ऑप्शन बी ही है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट जो है ये समझ नहीं आ रही, ये मुबहम सी है, इसका कोई सही प्रॉपर मीनिंग नहीं बन रहा। लेकिन जहाँ तक हमारा आइडिया है, जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पर ऑप्शन बी को टिक किया होगा उनको इसका जो है नंबर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जामिनर है वो ये लिखना चाह रहा है कि रिकवरी पोजीशन जो है वो एयरवे को क्लियर करने के लिए और ओपन करने के लिए जो है बनाई जाती है। उसका मकसद ये है, क्योंकि जब क्लियर होगी एयरवे तो इसका मतलब ये होगा कि ब्लीडिंग जो है, ब्लड वगैरह आपकी एयरवे में नहीं जा रहा। अगर आपकी एयरवे में ब्लड जाएगा, ब्लीडिंग जाएगी या कोई चीज़ और जाएगी तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। यहाँ पर एग्जामिनर ने ये लिखना था कि टू क्लियर एंड ओपन द एयरवे, लेकिन यहाँ पर वो कुछ और लिख दिया है या फिर टाइपिंग मिस्टेक थी। तो यहाँ पर तो हमने आपको बताने के लिए यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन जो हमारे नोट्स हैं, नोट्स में इस तरह से हम इसको ऐड कर देंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रिकवरी पोजीशन। रिकवरी पोजीशन का जो मकसद है टू क्लियर एंड ओपन द एयरवे। वीवर्स ये जो रिकवरी पोजीशन है ये इस मकसद के लिए बनाई जाती है ताकि पेशेंट का एयरवे ओपन रह सके। क्वेश्चन नंबर 20, विच आइटम इज यूज टू इमोबलाइज अ फ्रैक्चर्ड बोन। किसी भी फ्रैक्चर्ड बोन को इमोबलाइज करने के लिए स्प्लिंट का इस्तेमाल होता है। वीवर्स आपने अक्सर देखा होगा, अगर कोई फ्रैक्चर होता है तो फ्रैक्चर की सूरत में उस हिस्से के नीचे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर फ्रैक्चर है तो यहाँ पर एक स्प्लिंट लगाया जाएगा नीचे वाली साइड पर, ताकि यहाँ पर सपोर्ट दी जा सके, ये बॉडी पार्ट जो है ये मूव ना करे, इसमें मूवमेंट ना हो। तो स्प्लिंट जो है यहाँ पर लगाया जाता है। स्प्लिंट जो है उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट मटेरियल का ये स्प्लिंट बना होता है। स्प्लिंट का जो मटेरियल है वो लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पेपर्स में लाजमी आते हैं। क्योंकि जो रेस्क्यू 1122 का जो मौजूदा सेक्रेटरी है, डीजी था, वो खुद एक आर्थोपैडिक सर्जन है, और जहाँ पर भी आर्थोपैडिक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो वो बड़ा इंटरेस्ट लेता है। और जो कैंडिडेट आर्थोपैडिक साइड पे काम करके आता है
उसको जो क्वेश्चनिंग की जाती है वो आर्थोपेडिक के हवाले से होती है। इसलिए आर्थोपेडिक के हवाले से क्वेश्चन कोई पेपर में आया है, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार करें और इंटरव्यू में भी आर्थोपेडिक के हवाले से अच्छे तरीके से तैयारी करके जाएं। वीवर्स, आने वाली बकिया जो वीडियोस हैं उनमें बकिया सवालात भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के साथ आपको ऐसी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते रहेंगे जो आगे के जो आपके मराहल हैं, फिजिकल है, उसके बाद इंटरव्यू है या उसके बाद के जो मराहल हैं, उन तमाम में आपके काम आ सके। हमारी जो वीडियोस होती हैं ये मोस्ट प्रोफेशनल लोग जो हैं वो तैयार करते हैं, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा इंफॉर्मेशन, जैसी मालूमात आपको हमारे ई टेस्ट अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, इस तरह की इंफॉर्मेशन कम से कम आपको यूट्यूब या किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में EMT 25 मई 2025 पेपर के पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले पार्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।